उत्तराखंड के 2 क्वेश्चन छूट गए थे, ठीक है, तो इन चीज को भी नोट कर लेना। उत्तराखंड का जो 59 क्वेश्चन था, सरयू की लंबाई कितनी है। सबसे पहले सरयू, सरयू भाई सरयू कहां से निकलती है, सरमूल झुंडी से, ठीक है, सरमूल झुंडी से, ठीक है, सरमूल झुंडी से क्या निकलती है आपकी, सरयू नदी निकलती है, जो कि किसकी सहायक नदी है, काली की सहायक नदी है। सरयू और गोमती का संगम कहां पर होता है, सरयू और गोमती का संगम होता है बागेश्वर में, ठीक है, यहीं पर बागेश्वर में सरयू और गोमती का संगम होता है। जो सरयू नदी है इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछेगा कितनी है, 146 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। परसों ही आपको बताया था, ठीक है, परसों आपको क्या बताया था भाई, राज्य की जो सबसे लंबी नदी है काली नदी, ठीक है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, काली नदी की जो राज्य की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद आपकी जो कौन सी नदी आती है, मैंने आपको बताया था काली नदी के बाद, ठीक है, काली नदी के बाद आपको तीनों ही नदियां लिखाई थी। इसके अलावा हमने देखा है 104 किलोमीटर, ठीक है, अगर मैं बात करूं 104 किलोमीटर, ऑप्शन ए दिख रहा होगा गौरी गंगा का, ठीक है, गौरी गंगा, गौरी गंगा की लंबाई कितनी है, 104 किलोमीटर, कहां से निकलती है, मिलम ग्लेशियर, ठीक है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है, जो कि किसकी सहायक नदी है, फिर से ये काली की सहायक नदी हो जाएगी गौरी गंगा, ठीक है, तो कहां से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से। लंबाई पूछेगा 104 किलोमीटर, तो लंबाइयों का क्रम भी देखकर जाना भाई। अगर मैं पूछूं कोसी की लंबाई कितनी है, ठीक है, कोसी नदी बहुत बड़ी है, आपने वीडियो पॉज कर जरा सोचिए कोसी की लंबाई कितनी है। अगर कोसी की लंबाई पूछेगा 168 किलोमीटर, ठीक है, कोसी की लंबाई 168 किलोमीटर है। इसके अलावा टॉन्स नदी की लंबाई, कमेंट कर सकते हैं, टॉन्स नदी की लंबाई इतनी देर में वीडियो पॉज कर 148 किलोमीटर हो जाएगी टॉन्स की लंबाई। तो ये सारी लंबाई जो है इंपॉर्टेंट है। काली की आपको पता है, अलकनंदा पता है, भागीरथी परसों ही लिखा दिया था, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर यमुना की पूछेगा, यमुना की 136 किलोमीटर परसों ही कराया है, ठीक है, यमुना की लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है पातर नचीणा बुग्याल किस जनपद में है। तो पातर नचीणा, देखिए भाई बुग्याल तो आपके वैसे परीक्षा वाणी के ही इनफ है, मेरे ख्याल से इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, भटकेगा तो सभी के लिए अननोन होगा, ठीक है, क्योंकि बुग्याल वैसे ढूंढने खुद से निकलोगे तो हर 4 कदम पर कुमाऊं और गढ़वाल में एक बुग्याल मिलेगा। अगर हम बात करें पातर नचीणा बुग्याल की, ये कहां पर स्थित है पूछेगा, चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा, ठीक है। चमोली में हमने कौन कौन से देखे हैं, बगजी बुग्याल, बगजी बुग्याल बार बार बताता हूं, बेदरी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल, ठीक है, बेदरी बुग्याल कहां पर है, चमोली में है। उत्तरकाशी का परसों बताया था तपोवन बुग्याल, ठीक है, तपोवन बुग्याल बताया था। इसके अलावा दयारा बुग्याल जहां पर अठूर फेस्टिवल होता है, अठूर उत्सव। इसी के अलावा उत्तरकाशी में आपको क्या बताए थे भाई, मैंने बताया था हर्षिल, ठीक है, दयारा बुग्याल कहां पर है, ये आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। उत्तरकाशी में स्थित कौन कौन से हो जाएगा आपका, कुश कल्याण, ठीक है, मानेक बुग्याल, मानेक, ठीक है, मानेक हो जाएगा, कुश कल्याण, ठीक है, कुश कल्याण, ये बुग्याल कहां पर है, सभी उत्तरकाशी जनपद में हो जाएंगे। इसके अलावा ब्रह्मी बुग्याल, ठीक है, रुद्रप्रयाग, ब्रह्मी बुग्याल कहां पर है, ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हो जाएगा। और चोपता बुग्याल भी, ठीक है, चोपता बुग्याल, चोपता को क्या कहते हैं ये आपको कमेंट्स कर बताना है। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, न्याय दर्शन के लेखक है, तो जीएस का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है भाई, जीएस का सॉल्यूशन, ठीक है। तो जीएस का सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका, न्यायिक दर्शन के लेखक कौन है। अगर हम बात करें न्यायिक दर्शन की तो गौतम बुद्ध जी इसके लेखक हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गौतम, ठीक है, गौतम इसके क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे न्यायिक दर्शन के, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहां अगर हम हिसाब से चलेंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा ऑप्शन ए के देखेंगे, ठीक है, कपिल, तो सांख्य दर्शन के लेखक प्रतिपादक हो जाएंगे, ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, कपिल हो जाएंगे, ठीक है। कपिल किस दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो सांख्य दर्शन के हो जाएंगे। अगर पूछेगा कि न्यायिक दर्शन के कौन है, तो न्यायिक दर्शन के गौतम बुद्ध जी हो जाएंगे। इसके अलावा, ठीक है, महर्षि पतंजलि किसके हैं भाई, महर्षि पतंजलि, ठीक है, महर्षि पतंजलि, तो इसको तो आप सपने में भी नहीं बोल सकते भाई, महर्षि पतंजलि को, क्यों, बाबा रामदेव का इतना ऐड जो आता है, तो पतंजलि किससे संबंधित हो जाएंगे, महर्षि पतंजलि योग से, ठीक है, महर्षि पतंजलि किससे हो जाएंगे, योग से हो जाएंगे। और पतंजलि नाम सुनते ही बाबा रामदेव आता है, और बाबा रामदेव क्या करते हैं, योगा करते हैं। इसके अलावा मीमांसा से कौन है, आपने सुना होगा मीमांसा, ठीक है, मीमांसा से सुना होगा, ठीक है, मीमांसा से कौन हो जाएंगे, मीमांसा से आपके जैमिनी हो जाएंगे, ठीक है, मीमांसा से कौन हो जाएंगे, जैमिनी, ठीक है, मीमांसा जैमिनी, ठीक है, जैमिनी किससे हो जाएंगे, मीमांसा से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने नोट कर लिया, कपिल हो जाएंगे सांख्य दर्शन से, बाकी मीमांसा हो जाएंगे जैमिनी से, और महर्षि पतंजलि किससे हो जाएंगे, योग से, और न्यायिक दर्शन गौतम जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62, डाक विभाग की स्थापना कब हुई। डाक विभाग, अगर आपने सुना होगा डाक विभाग या डाक तार की शुरुआत कब होती है भारत में, 1854 में होती है, ठीक है, 1854 में होती है। अब ये किसके समय होती है भैया, एक कमिश्नर आए थे डलहौजी नाम के, डलहौजी नाम के कमिश्नर आते हैं, इन्होंने क्या करा था 1848 से, ठीक है, 1848 से लेकर 1800
1856 तक, ठीक है, 1848 से लेकर 1856 तक इन्होंने क्या करा, शासनकाल करा। इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ, डाक सेवा की शुरुआत हुई, ठीक है। तो इनके कार्यकाल में डाक सेवा शुरू हुई और इन्हीं के कार्यकाल में हमें रेल सेवा भी देखने को मिलती है। कौन सी सेवा, रेल सेवा, ठीक है। रेल सेवा किसके समय प्रारंभ हुई, तो ये भी डलहौजी के समय ही क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इसी के अलावा इन्हीं के समय इनाम कमीशन, ठीक है, इनाम कमीशन भाई पूछा जाता है, इनाम कमीशन किसके समय आया था, तो जो इनाम कमीशन है आपका, इनाम कमीशन जो था आपका डलहौजी के समय आया था और कब का हो जाएगा, 1852 का हो जाएगा, ठीक है। क्यों आया था ये आया था भूमि के लिए, ठीक है, भूमि के जो भूमि संबंधी विवेचना थी उसके लिए आया था इनाम कमीशन, ठीक है, भूमि संबंधी विवेचना। तो क्वेश्चन आ सकता है इनाम कमीशन कब आया था, 1852 में आया था, किसके समय, डलहौजी के समय। और क्यों आया था, तो भूमि संबंधी जो विवेचना थी इसमें वो कही गई थी। इसी के अलावा 1854 में आपने सुना होगा वुड डिस्पैचरी, ठीक है, वुड डिस्पैचरी, ठीक है, वुड डिस्पैचरी, ये किसके समय आया था भाई, वुड डिस्पैचरी, ये भी डलहौजी के समय आया था, शिक्षा से संबंधित था वुड डिस्पैचरी, ठीक है। ये किसके समय आया था, ये भी आया था आपका डलहौजी के समय 1854 में। इसी के अलावा 1854 में ही, ठीक है, 1854 में ही लोक सेवा विभाग की स्थापना, ठीक है, लोक सेवा, यहां पर विभाग कह रहा हूं, फिर से नोट करना, लोक सेवा विभाग, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। लोक सेवा विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1854 में हुई थी, डलहौजी के समय वो होती है। तो ये सब हो जाएगा। बाकी डलहौजी ने क्या करा था, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था भाई। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां थी, शिमला थी, और किसने बनाया था, डलहौजी ने बनवाया था, ठीक है। अनेकों काम करवाए थे डलहौजी ने, बाकी कभी और पढ़ लेंगे इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता पश्चात बनाए गए, तो भारत में आपको पता है अनेक इस्पात संयंत्र कारखाने लगाए गए, ठीक है। तो आपने सुना होगा स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग जब उन्हें प्राथमिकता दी थी तो अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में ये कारखाने लगाए गए थे। तो ये कारखानों वाला क्वेश्चन यूकेएसएससी का फेवरेट है, आपने सुना होगा, पूछ लेता है किसकी मदद से बनाया गया, कब बनाया गया। अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो ऑप्शन सी है सबसे ज्यादा सुटेबल हमारे पास है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ठीक है। ये जो थे हमारे स्वतंत्रता के पश्चात लगाए गए जो थे उद्योग थे, ठीक है। कौन से उद्योग थे भाई, कारखाने, लोहा इस्पात उद्योग। अगर बात करूं भिलाई की तो आपको नोट करना है भाई भिलाई। अगर हम यहां पर बात करें भिलाई की तो भिलाई ये कहां पर हो जाएगा, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें भिलाई की तो छत्तीसगढ़ में ये हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये हो जाएगा। किसकी सहायता से ये लगाया गया था, तो सोवियत संघ, जिसको वर्तमान रूस कहते हैं, ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था। और कब लगाया गया था भाई भिलाई इस्पात संयंत्र, तो 1959, ठीक है, 1959 में ये लगाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद आपका है दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर कहां पर हो जाएगा, दुर्गापुर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो इस चीज को नोट करना है, पश्चिम बंगाल को क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं बताऊंगा अभी, ठीक है। पश्चिम बंगाल को क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल बोलते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा, दुर्गापुर हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल, अगर आपने देखा होगा दुर्गा की काफी ज्यादा पूजा कहां पर होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। तो दुर्गा से पश्चिम बंगाल याद रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल को क्या बोला, वेस्ट बंगाल। और बंगाल से बी पकड़ना है, बी से क्या हो जाएगा, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन की सहायता से लगा था भाई, इसीलिए बी बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ना याद करना आसान हो जाता है, ऐसा नहीं है कोई ट्रिक है, बस थोड़ा सा आप अगर चीजों को पकड़ेंगे तो याद करना आसान हो जाता है। ये किसकी सहायता से लगा था, ब्रिटेन की सहायता से लगा था। और कब लगा था भाई, ब्रिटेन की सहायता से 1962 में ये लगा था, ठीक है। तो ये चीज नोट करनी है। इसके अलावा राउरकेला, ठीक है, राउरकेला ये कहां पर हो जाएगा, राउरकेला तो ये हो जाएगा ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा राउरकेला। और ये किसकी सहायता से लगा था आपका, ये आपको बताना है। राउरकेला में जो लगा था जर्मनी की सहायता से, ठीक है, जर्मनी की सहायता से, ठीक है, जर्मनी की सहायता से लगा था राउरकेला का इस्पात संयंत्र। और ये लगा था 1959 में, फिर से, ठीक है, 1959 में ही ये लगता है। ये चीजें आपको नोट करनी है। इसके अलावा आपने सुना होगा एक आता है आपका बाकोरो, ठीक है, बाकोरो भी सुना होगा। बाकोरो कहां पर हो जाएगा, बाकोरो हो जाएगा आपका झारखंड में। ये किसकी सहायता से लगा था, सोवियत संघ, ठीक है, ये भी यूएसएसआर यानी रसिया की सहायता से लगा था। और ये कब लगा था भाई, 1964 में लगा था। तो चारों पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बाकोरो, ये चारों पूछे जाते हैं, तो याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाएगा भाई, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। बाकी अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65,
1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1907 का सूरत अधिवेशन भाई फेमस है। क्यों फेमस है? इसी में क्या होता है? कांग्रेस का प्रथम विभाजन। ठीक है, कांग्रेस का क्या होता है भाई? प्रथम विभाजन होता है। इसमें कैसे होता है प्रथम विभाजन? कांग्रेस दो दलों में टूट जाती है, एक तो गर्म दल में, ठीक है, गर्म दल में टूट जाएगी, एक आपकी टूट जाती है नरम दल में। तो दो दलों में कांग्रेस टूट जाती है यहां पर 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष जी कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण था? तो यहां पर कांग्रेस का जो विभाजन है दो पार्टों में हो जाता है। प्रथम विभाजन आपका गर्म दल और नरम दल में हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कब करते हैं भाई अध्यक्षता? ये करते हैं आपको 1886 के कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1886 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, जो कि दूसरा अधिवेशन होता है। ठीक है बाकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन्हीं के समय क्या होता है 1902 का अहमदाबाद 1902 में अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में होता है एक कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता करते हैं, जो कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई घटना देखने को मिलती नहीं है। बाकी जो आपका वेमेश चंद्र बनर्जी हैं 1892 में ये करते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता। और कहां पर ये सम्मेलन होता है? इलाहाबाद में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको पता है इनकी घटनाएं, चाहे स्वतंत्रता के दौरान, अगर मैं आपसे पूछूं स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो आचार्य जेपी कृपलानी जी ने करी थी। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के अलावा दिल्ली का जो विशेष अधिवेशन था भाई, दिल्ली का जो विशेष अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? उसकी अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। इसके अलावा महात्मा गांधी कब करते हैं? ये आपको कमेंट कर बताना है। ठीक है, महात्मा गांधी कब करते हैं? और प्रथम महिला जो होती हैं वो कौन होती हैं आंदोलन करने वाली? पहले ही बताया था। इसके अलावा प्रथम भारतीय महिलाएं। तो तीनों चीजें आपको होमवर्क के तौर पर करनी है और आपको इनको रिवीजन करना है, बताया हुआ है बार बार। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन भारत कब आया भाई? 1928 में आया था। अगर डेट सही पूछूं, अगर मैं पूछूं डेट सही, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को क्या होता है? साइमन कमीशन भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। इसी साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। ठीक है, व्हाइट मैन। ठीक है, साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है भाई? साइमन कमीशन को जाना जाता है व्हाइट मैन कमीशन। ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन। ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन नाम से किसको जाना जाता है? साइमन कमीशन को जाना जाता है। इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, ठीक है, एक हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं कब शहीद हो जाते हैं? 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय जी। ठीक है, लाला लाजपत राय जी शहीद हो जाते हैं। साइमन गो बैक के नारे मार रहे होते हैं, वहीं पर जब होती है भगदड़ में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कब होती है? 30 अक्टूबर 1928 को, साइमन जब का वो विरोध कर रहे होते हैं। इसके अलावा साइमन का जो साइमन था कमीशन, इसका बहिष्कार सभी दलों ने करा था, चाहे मुस्लिम लीग हो। ठीक है, सर्वप्रथम भारतीय कांग्रेस करती है, उसके बाद कौन करता है? बाद में मुस्लिम लीग भी एग्री कर जाती है, लेकिन दो लोग होते हैं जो इसका विरोध नहीं करते हैं। यही आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का विरोध किसने नहीं किया था? ठीक है, तो एक तो जस्टिन पार्टी ने नहीं किया था भाई। ठीक है, जस्टिन पार्टी ने नहीं करा था साइमन कमीशन का विरोध। दूसरा आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी आपका पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी, तो दोनों लिख लीजिएगा, मैं शॉर्टकट पर लिख रहा हूं। एक तो जस्टिन पार्टी ने इसका बहिष्कार नहीं किया था और दूसरा किसने नहीं किया था? पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया था। किसका? साइमन कमीशन का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में भाई कितने भाग हैं टोटल? अगर मैं आपसे पूछूं तो टोटल 22 भाग है। इन्हीं भागों में अलग अलग भागों में विभाजित किया हुआ है। तो मूल अधिकार, इसी को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है? मूल अधिकार है। और भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 3। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मूल अधिकार। अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद भाग 3 में कहां से कहां तक दिए हुए हैं भाई? अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 12 से लेकर 36 तक आपको मौलिक अधिकार दिए हुए गए हैं, 12 से लेकर 36 तक। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करूं तो अमेरिका के संविधान से ये लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी यानी डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी। ठीक है, यानी बात कर रहा हूं नीति निर्देशक तत्वों की। ये कौन से भाग में हो जाएंगे? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। साथ ही साथ इनमें एक चीज नोट करने वाली है, ये क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब जो आपके नीति निर्देशक तत्व है इनमें क्या कहा जाता है कि जो राज्य सरकार है इनको लागू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आपने सुना होगा जो शराब बेचना है ये प्रतिबंध है भाई, लेकिन कुछ राज्य सरकारें क्या है, उनकी मर्जी है। जो दिल्ली सरकार है दबा के शराब बेच रही है, किसके अनुमति से? अपनी अनुमति से। केंद्र का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके डीपीएसपी में आता है।
साथ ही साथ गुजरात और बिहार में शराब बैन है, ठीक है, गुजरात और बिहार में शराब बैन है। क्यों बैन है भाई? क्योंकि उनके पास अधिकार है, वो चाहे तो उसको बैन कर सकती है, वो चाहे तो रख सकती है, क्योंकि वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। उसमें आप न्यायालय में नहीं जा सकते। मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई हमारे वहां तो ठेके नहीं खुल रहे, ठीक है। जो दिल्ली वाले हैं वो दबा के शराब पी रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो है आपका बिहार और गुजरात में इलीगल तरीके से शराबें बन रही है, क्योंकि वहां पर शराब बैन है। इसी के अलावा आपने सुना होगा गोवा में क्या है आपका, पंचायतें नहीं है भाई। जो पंचायतों का गठन कहा है, किसमें कहा है? आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 किसमें आता है आपका? डीपीएसपी में आता है। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है आपका कि पंचायतों का गठन होगा। सब राज्यों में पंचायतें हैं, कहीं कहीं पर 50% आरक्षण है, कहीं पर नहीं है। इसी के साथ साथ गोवा में पंचायतें नहीं है। तो ये किस आर्टिकल के तहत है भाई? क्योंकि उनकी मर्जी है, वो लागू करे ना करे। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 में आपका क्या है? नागरिकता, ठीक है। भाग 2 में क्या है आपकी? नागरिकता, ठीक है, नागरिकता। ये इंपॉर्टेंट है। नागरिकता किसमें आ जाएगी? भाग 2 में आ जाएगी। और भाग 1 में आपका क्या है यहाँ पर? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र किसमें है आपके? भाग 1 में हो जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बात करें राज्यसभा की, तो परसों ही बताया था राज्यसभा की ट्रिक, 100 लॉ, ठीक है, सरल बताया था ना। सरल 100 कितना हो जाएगा? 79, ठीक है, 79। सरल कितना है? 79। रॉ कितना है? 80। लॉ कितना है? 81। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, सरल तो बता दिया। 100 फॉर संसद, ठीक है, संसद किस अनुच्छेद में आती है? 79। रॉ फॉर राज्यसभा, ठीक है, रॉ फॉर राज्यसभा, ये कौन सा अनुच्छेद? 80 में। लॉ फॉर लोकसभा, ये कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 81 में। अब राज्यसभा की बात कर रहे हैं यहां पर, मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो 250 इसकी मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रोज राज्यसभा, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में इसकी कितनी सीटें हैं, तो उत्तराखंड में इसकी 3 सीटें हो जाएंगी भाई, ठीक है। इनका जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है? कभी आपने राज्यसभा चुनाव को वोट दिए तो कभी भी आ जाए, निम्नलिखित में से किसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है? वहां पर दे देगा लोकसभा, ऑप्शन में आपको दे देगा विधानसभा, ठीक है, मेयर का चुनाव और राज्यसभा। तो सीधा सीधा राज्यसभा पर टिक मार देना। यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, क्योंकि जो आपके चुने हुए विधायक होते हैं वही लोग क्या करते हैं? राज्यसभा का चुनाव करते हैं, ठीक है, वही लोग वोटिंग करते हैं। और राज्यसभा की उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? तो 3 सीटें हैं। बात करूं सर्वाधिक सीटों की, तो यूपी में है भाई सर्वाधिक सीटें, 31 सीटें हो जाएंगी। इसके बाद महाराष्ट्र में है आपकी 19 सीटें, ठीक है, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं राज्यसभा की। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। इसके अलावा ना जो नई संसद बनी है उसके बारे में पढ़कर जाना। थोड़ा सा मैं पुरानी संसद के बारे में आज बता देता हूं। नई संसद जो बनी है इसका उद्घाटन कब हुआ है? 28 मई को, ठीक है, 28 मई को इसका उद्घाटन हुआ है भाई। 28 मई को शायद मेरे ख्याल से 28 मई को, जिस दिन आईपीएल का फाइनल था। फाइनल तो 29 मई को हो गया था शिफ्ट, लेकिन 28 मई को ही आपका क्या है? नई संसद का उद्घाटन हुआ था मोदी जी के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कुछ इस शेप का है। इसके बारे में सब कुछ पढ़कर जाना, क्योंकि इसमें आपको पता है जो सीटें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, बैठने की सीटें, ठीक है। थोड़ा सा पुरानी संसद का इतिहास लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। जो आपकी वर्तमान संसद है, वर्तमान संसद भवन का अगर मैं बात करूं, वर्तमान संसद भवन, ठीक है, वर्तमान संसद भवन, इसका निर्माण कब होता है भाई? इसका निर्माण होता है 1912 से लेकर, ठीक है, 1912 में क्या होता है? जो आपकी पुरानी संसद भवन है, पुरानी संसद भवन का 1912 से लेकर 1913 में इसका निर्माण कार्य होता है। इसका निर्माण कार्य जो होता है वो कौन करते हैं? इसका निर्माण कार्य करते हैं सर एडवर्ड लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर, ठीक है, सर एडवर्ड लुटियंस, ठीक है, सर एडवर्ड लुटियंस, ठीक है, इसीलिए इसे लुटियंस बिल्डिंग भी कहा जाता है, ठीक है। सर एडवर्ड लुटियंस और सर हेबर्ट्स, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है, सर हेबर्ट्स बेकर, ठीक है, सर हेबर्ट्स बेकर। ये पूछ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में आपकी नई संसद बनी है ना, तो नई वाली तो सब पढ़ के जाएंगे करंट अफेयर में, पुरानी संसद चर्चाओं में रहेगी, क्योंकि उसी का तो अगर उसी को तो शिफ्ट करा है। तो जो नई पुरानी संसद है इसका निर्माण कब हुआ था? 1912 से 1913 में हुआ था, सर एडवर्ड लुटियंस और हेबर्ट बेकर के द्वारा। इसी के साथ साथ जो इसको उद्घाटन होता है 18 जनवरी 1927 को, ठीक है, 18 जनवरी 1927 को ये बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत है भाई, बनने में समय लगेगा। जो लॉर्ड इरविन होते हैं, ठीक है, लॉर्ड इरविन इसका उद्घाटन करते हैं। कौन? लॉर्ड इरविन करते हैं 18 जनवरी 1927। नई संसद भवन 28 तारीख को। ये आपको नई संसद भवन के बारे में पढ़कर जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69।
भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो कल ही बताया था, बेसिक प्रश्न है, नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है आपकी? हिमालय पर्वत हो जाएगी। ठीक है, नवीनतम का मतलब ये नहीं कि कल ही बनी है, नया है। ज्योग्राफी में नवीनतम का मतलब है कि हजारों करोड़ों साल, ठीक है, हजारों करोड़ों साल पहले जो पर्वत बना था आपका हिमालय पर्वत हो जाएगा। और उससे भी पहले अरबों साल पहले जो सबसे प्राचीनतम पर्वत है कौन सी है? प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली है। कल क्या बताया था? इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर क्या है? इसकी सर्वोच्च चोटी है, कहां पर है? माउंट आबू राजस्थान। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर अरावली की, जो कि भारत की प्राचीनतम श्रेणी हो जाएगी, जो कि हिमालय पर्वत है आपका। हिमालय पर्वत क्या है? भारत का नवीनतम पर्वत है, जिसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसको कहा जाता है भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। सूर्य के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? जो सूर्य है भाई, इसके मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? ये सूर्य है, सूर्य चमक रहा है आपके, जो इसका मध्य का भाग है आपको बताना है, सूर्य के मध्य के भाग को क्या कहा जाएगा? जो ये चमकता है ना भाई, ये चमकने वाले को ही कहा जाता है प्रकाश मंडल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बेसिक प्रश्न था, उम्मीद करता हूं सही हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहले से ऐसे क्वेश्चन आते थे, हो सकता है कि दोबारा भी आ जाए। ठीक है, वर्तमान में काफी गुंजाइश कम है, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा भाई। जो लूसेंट में दिया है वो सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यूकेएसएससी लूसेंट के बाहर से कुछ नहीं पूछता है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपकी मर्जी, अगर आपने सब कुछ बेसिक पढ़ लिए हैं तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। जो पेरिस शहर है कौन सी नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा टाइबर। तो टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर है भाई? रोम। ठीक है, रोम कौन सा? इटली वाला। ठीक है, रोम इटली वाला, जहां पर राहुल गांधी जी बार बार जाया करते हैं छुट्टियां मनाने। कहां जाते हैं? रोम इटली जाते हैं। वही रोम जो कि टाइबर नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा डेन्यूब। तो डेन्यूब नदी किसके किनारे है भाई? बेलग्रेड। ठीक है, डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर है? बेलग्रेड। ठीक है, बेलग्रेड जो शहर है डैन्यूब नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। इसी के अलावा पेरिस कौन सी नदी के किनारे बताया? सीन नदी के किनारे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 को कहा जाता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, भाई पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 5 ईयर प्लान है, वर्तमान में तो पंचवर्षीय योजना का कोई भी स्कोप नहीं रह गया है। 5 ईयर प्लान मतलब इसमें जो 5 साल की रूपरेखा गवर्नमेंट के द्वारा तैयार की जाती थी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता था कि पंचवर्षीय योजना अलग अलग बनाई जाती थी, अपने लक्ष्य रखे जाते थे। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल 1969 से 74 तक रहा। तो ये पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी गॉडगिल योजना नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए पहले तो इसका करेक्ट करिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट करिएगा, गॉडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। अब 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा इसका कार्यकाल कितना था, क्या नहीं था। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता थी और 2-4 चीजें और थी। तो वो लक्ष्य की हमें प्राप्ति नहीं हुई। जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई और क्या हुआ? नुकसान हो गया। नुकसान होने के बावजूद इसमें क्या हुआ? कृषि की उत्पादनता बहुत ज्यादा हुई थी। ठीक है, जो कृषि था, भारत कृषि में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, तो भारत में कृषि की जो उत्पादन हुआ था बहुत ज्यादा हुआ था। अब क्यों हुआ था? क्योंकि आप अगर समझ गए होंगे, अगर आपने ये दौर देखा होगा, 1967 में भारत में क्या होता है? हरित क्रांति जन्म ले लेती है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना होती है, उसके बाद भारत में हरित क्रांति जन्म ले लेती है। लेकिन पूर्ण रूप से 1969 से 74 के बीच में भारत में जो होता है कृषि उत्पादन, खाद्यान्न बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भारत खाद्यान्न में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर आ जाता है। इसी पंचवर्षीय योजना में 1969 जुलाई बताया था आपको, 19 जुलाई 1969 को क्या हुआ था? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था भाई। ठीक है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एक दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखाया था, अगर आपने नहीं देखी है क्लास जाकर देखिए। उस क्लास में बताया था जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ठीक है, आज नहीं बताऊंगा, ये चीजें मैंने बता दी हैं पहली क्लास में। ठीक है, डेली नहीं बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसी पंचवर्षीय योजना में बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य और होता है भाई। इसी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना होती है। ठीक है, इसरो की स्थापना आ जाए 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की, भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विक्रम साराभाई के प्रयासों से इसकी स्थापना होती है 1969 में, जो कि ये हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, इसके अलावा आपको आता है एक महालनोबिस पंचवर्षीय योजना। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर कौन सी थी? महालनोबिस
ठीक है, महालनोबिस पर कौन सी आधारित पंचवर्षीय योजना थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना भाई, जो महालनोबिस पंचवर्षीय योजना थी, मॉडल था, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। 1956 से लेकर कब तक ये चली थी? 1956 से लेकर 1961 तक ये चली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? जो भारतीय हीरा, भाई भारत का हीरा, अब ये सूर्यवंशम वाला हीरा नहीं, ये भारत में हीरा पूछ रहा है आपसे, यानी डायमंड की बात हो रही है। ठीक है, डायमंड भाई, डायमंड वही कोहिनूर हीरा जो इंग्लैंड ले गया है। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। ये हो जाएगा सूरत में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा है ना, हीरे के ज्यादातर व्यापारी कहाँ पर है भाई? सूरत में। सुनने, अगर आपने सुना भी होगा, पता नहीं आप सुनते नहीं सुनते न्यूज में, जो मुकेश अंबानी है, इनके जो बेटे हैं आकाश अंबानी, शायद इनके जो सूरत के हीरा व्यापारी हैं, उन्हीं की बेटी के साथ हुआ है। तो सूरत के हीरा व्यापारी हैं, मुझे तो इस तरीके से याद है। तो याद करने के लिए आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि वो सूरत के व्यापारी है। और सूरत का जो हीरा का संस्थान है भारत का, कहां पर हो जाएगा? सूरत में हो जाएगा। बाकी जो पन्ना की खान है, वो पन्ना की खान कहां पर है? ठीक है, पन्ना, आपने सुना भी होगा, ना तमन्ना हीरा पन्ना। ठीक है, श्रीवल्ली वाला गाना, तो उस गाने में क्या कहता है? ना तमन्ना हीरा पन्ना। तो पन्ना में क्या मिलता है? हीरा मिलता है। और हीरा कहां पर हो जाएगी भाई? हीरे की खान मध्य प्रदेश में। ठीक है, पन्ना की खान में क्या मिलता है? हीरा मिलता है। और ना तमन्ना हीरा पन्ना, तो ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर चलेंगे। बाकी जो आपका नई दिल्ली है, यहां पर आपने सुना होगा मौसम। ठीक है, मौसम यहां पर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर नई दिल्ली में, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है, ये कहां पर है आपका? ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ध्यान देने वाली चीज है, मौसम विज्ञान आएगा तो दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला, ठीक है, वेधशाला कहां पर है आपकी? वेधशाला हो जाएगी पुणे में। ठीक है, वेधशाला कहां पर है? पुणे में है भाई। वेधशाला पूछेगा, पुणे में है। भारतीय मौसम विज्ञान पूछेगा तो नई दिल्ली में। इसी में अक्सर कंफ्यूजन होता है, एग्जामिनर फंसाता भी है। वो पूछता है निम्नलिखित में से भारतीय वेधशाला कहां पर है? अब एग्जाम हॉल में प्रेशर इतना रहता है कि वहां पर क्या होता है, दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, कंफ्यूजन हो रहे होते हैं हम कि अब कोई सी भी ट्रिक आप उसको ढूंढ सकते हैं। मौसम विज्ञान पूछेगा, मैंने तो इसलिए याद करा है कि दिल्ली के लोग ज्यादा भाई पढ़े लिखे होते हैं। केजरीवाल ने स्कूल अच्छा कर दिया है, वहां पर विज्ञान ज्यादा बढ़ रहा है, तो विज्ञान से क्या याद आया मुझे? नई दिल्ली याद आई। ठीक है, तो मैंने तो दिल्ली को नई विज्ञान से सीधा जोड़ लिया, जो कि वेधशाला है। वेधशाला पुणे में हो जाएगी। तो मुझे विज्ञान अगर याद हो जाता है तो वेधशाला तो पुणे में अपने आप ही पता लग जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट कर चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था भाई? हाल ही में मोदी जी ने घोषणा, मोदी जी ने नहीं, सॉरी यार, हर चीज मोदी जी नहीं करते भाई। हाल ही में आरबीआई ने घोषणा करी है, आपने सुना होगा, जो आपका 2000 का नोट है भाई, उसको क्या है, सितंबर के बाद वो बंद हो जाएगा। तो बैंक में आप, अगर आपके पास 2000 का राशि है तो आप उसे जमा करवा सकते हैं। यही 2000 की राशि क्या है? मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? पत्र मुद्रा। इसी का जो प्रचलन है, 2000 का नोट नहीं, जो पत्र मुद्रा है, इसका प्रचलन कब शुरू हुआ था? 1806 में। ठीक है, 1806 में जो पत्र मुद्रा है भारत में, इसका सर्वप्रथम प्रचलन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आज भी बन जाए। आधे से ज्यादा बच्चे गलत करके जाते हैं, कुछ नया हटके और अलग सा पढ़ने के चक्कर में बेसिक क्वेश्चन गलत कराते हैं। 1806 में क्या हुआ था? पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। संचारात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो संचारात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है भाई? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो परसों ही आया था ये क्वेश्चन, उस दिन एक्सप्लेन करा था डीपली। आज इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, संचारात्मक बेरोजगारी क्या है? जब आपका अपर्याप्त, जो आपका क्या है, अपर्याप्त अगर आपका उत्पादन होगा तो अपने आप क्या है, संचारात्मक बेरोजगारी हो जाएगी। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो कल ही संयुक्त बैठक, कल ही बताया था, आज नहीं बताऊंगा। संयुक्त बैठक यानी इमरजेंसी नंबर 108 क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन 108 आर्टिकल के थ्रू क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होता है। मतलब राज्यसभा, ठीक है, ये आपकी राज्यसभा है, ये लोकसभा है, दोनों ही मिलकर एक जगह बैठ जाएंगे। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों जगह एक जगह बैठ जाते हैं। इसको बुलाएगा कौन? बुलाने का कार्य किसका है? राष्ट्रपति इसको बुलाएगा कि भाई आ जाओ दोनों एक साथ। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोक सेवा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत ये बुलाई जाती है? तो 108 के तहत। ये प्रावधान संविधान में कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है 108 बैठक का। और कल ही बताया था कि अब तक 3 बार जो है संयुक्त बैठक हो चुकी है। इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज है? संयुक्त बैठक जो होती है ना, इस चीज में ये नोट करिएगा, ये सिंपल आपके किसी भी विवाद पर होती है। जब भी आपको संविधान संशोधन करना हो, ठीक है, संविधान संशोधन करना हो, तब संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है भाई। संविधान संशोधन में दोनों ही सदन से, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा तथा राज्यसभा, दोनों ही सदन से बिल को पास कराना पड़ता है आपको, जब भी संविधान संशोधन करना हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7, पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम गवर्नर भारत में हुआ। तो पुर्तगाली अगर मैं बात करूं सर्वप्रथम भारत में कौन आए थे भाई, 1498 में वास्को डी गामा, ठीक है, ये भारत पहुंचे थे, पुर्तगाली थे। तो उत्तराखंड कह रहा हूं, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कौन आते हैं, पुर्तगाली ही आते हैं। तो पुर्तगालियों का जो प्रथम गवर्नर होता है भारत में, ये कौन होता है, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये क्या थे, पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर थे भारत में जो आते हैं। और इनका जब कब आते हैं आपसे पूछा जाता है, तो 1505 में, ठीक है, 1505 में यहां पर ये गवर्नर होते हैं भारत में, पुर्तगाली गवर्नर कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो अल्फांसिको डी अल्बुर्क, ठीक है, जो आपका ऑप्शन सी है अल्फांसिको डी अल्बुर्क, 1509 में ये बनते हैं गवर्नर, ठीक है, 1509 में ये बनते हैं वाइसरॉय भारत के, ठीक है, 1509 में गवर्नर या उपनिवेशक जो भी होते हैं 1509 में ये बनते हैं। 1510 में क्या करते हैं, बीजापुर को यूसुफ आदिल से गोवा जीत लेते हैं, ठीक है, 1510 में ये क्या करते हैं, 1510 में बीजापुर को, ठीक है, बीजापुर को गोवा को, ठीक है, यूसुफ आदिल से जीत लेते हैं। किससे, यूसुफ आदिल से जीत लेते हैं। कौन, ये आपके अलबुर्कजी, ठीक है, अलबुर्कजी यूसुफ आदिल से जीत लेते हैं बीजापुर को 1510 में, ठीक है, 1510 में कौन जीतते हैं, यूसुफ आदिल के गोवा जीत लेते हैं, ठीक है, बीजापुर के यूसुफ आदिल से गोवा को जीत लेते हैं, ठीक है, किसको जीतते हैं, गोवा को जीतते हैं, ठीक है, गोवा को। यूसुफ आदिल कहां का होता है भाई, बीजापुर का होता है, ये गोवा पर राज कर रहा होता है। डी अलबुर्क क्या करते हैं, इसको 1510 में गोवा जीत लेते हैं इससे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है कि पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां पर लगाई थी, ठीक है, पहली व्यापारिक कोठी किसने, पुर्तगालियों ने, ये कहां पर लगाई थी, कोचिन में, ठीक है, कोचिन में क्या करा था, पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारिक कोठी लगाई थी। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं यूपीएसएससी में कि जो पुर्तगाली है उन्होंने प्रथम व्यापारिक कोठी कहां पर लगाई थी, तो ये लगाई थी उन्होंने कोचिन के अंतर्गत। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो ये क्वेश्चन तो परसों भी आया था शायद मेरे ख्याल से, सेम ही क्वेश्चन था, तो आज ये रिपीट हो गया भाई। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा में मैंने आपको बताया है प्रथम, ये क्या है, धौलावीरा कहां पर है, सबसे पहले तो गुजरात में है भाई, ठीक है, गुजरात में है। और जो धौलावीरा है ये बताया था आपको, यहाँ पर क्या है, प्रबंधन जल प्रबंधन का प्रथम प्रणाली, मतलब पता लगता है कहां से, धौलावीरा से लगता है। धौलावीरा के ही बारे में बताया था, इसी को मद्देनजर देखते हुए यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित करा, कब, 2021 में, ठीक है। तो वर्तमान में अगर यूनेस्को साइट पूछूं उत्तराखंड में कितनी है, भारत में कितनी है, तो 40 हो जाएंगी। अगर मैं पूछूं भारत में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं, तो 40 हो जाएंगी। एक तो रंपा मंदिर, ठीक है, रंपा मंदिर कहां पर है, तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में, ये हो जाएगी आपकी यूनेस्को साइट। इसको हाल ही में आपके एग्जाम में आया था सचिवालय रक्षक में। और जो 40वीं यूनेस्को साइट थी ये कहां थी, धौलावीरा का, जो गुजरात का धौलावीरा है, 40वीं यूनेस्को साइट थी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किससे नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। तो नियमित और स्थायी सेना रखने वाला किसे कहा जाता है, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें जरूर पढ़ा होगा, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार को क्या कहा जाता है, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर बिंबिसार की बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक होता है, ठीक है, किस वंश का संस्थापक होता है, हर्यक वंश का, ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन होता है, बिंबिसार होता है, ठीक है। राजधानी कहां पर बनाता है, ये राजधानी बनाता है राजगृह में, ठीक है, राजगृह में राजधानी बनाता है, राजगृह में राजधानी कौन बनाता है, बिंबिसार बनाता है। और किसका संस्थापक होता है, हर्यक वंश का, ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। राजधानी कहां बनाता है, राजगृह में बनाता है। तो ये चीजें नोट करनी है। ऑप्शन बी दिख रहा होगा शिशुनाग, तो शिशुनाग राजवंश की स्थापना कौन करता है भाई, शिशुनाग राजवंश की, शिशुनाग राजवंश की स्थापना शिशुनाग ही करता है। राजधानी कहां पर बनाता है अपनी, वैशाली में, ठीक है, वैशाली। तो यूपीएसएससी ना ऐसे ही पूछता है इस वंश का संस्थापक कौन था, इसकी राजधानी क्या थी, क्योंकि उसको फैक्ट ही पूछने हैं। अगर वो डीपली पूछेगा तो भाई वो खुद भी फंसेगा, क्योंकि डीपली में आपको बताया ना बच्चे फंस वहीं पर, बच्चों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया, यही फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। इतने सारे वंश हैं, संस्थापक है, कितने रट लोगे, इसीलिए वो करता ही ऐसा है कि वो वंश ही पूछता है, वो पूछेगा ही नहीं डीपली। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। सबसे पहले अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्या करते हैं, नंदों को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। किसको हराकर, नंदों को हराकर, ठीक है, नंदों को हराकर
किसकी स्थापना करते हैं? मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है भाई? चंद्रगुप्त जी करते हैं। किसको हराकर? नंदों को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? नंद वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, अंतिम जो नंद शासक होता है घनानंद को भी ये पराजित करते हैं। ठीक है, किसको? अंतिम नंद शासक। कभी क्वेश्चन आ जाए अंतिम नंद शासक कौन था, तो घनानंद था, आपने पढ़ा भी होगा घनानंद। ठीक है, इसको पराजित कौन करता है? चंद्रगुप्त करते हैं। और सेल्यूकस को भी ये पराजित कर देते हैं भाई। ये कब करते हैं आपको बताना था, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 305वीं ईसा पूर्व में ये सेल्यूकस को पराजित कर देते हैं। कौन? चंद्रगुप्त कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी चीज नोट करनी है। ठीक है, ये आपको नोट करना है कि चंद्रगुप्त भाई ये कौन से धर्म के अनुयायी थे भाई? ये धर्म के अनुयायी थे जैन धर्म। बाद में ये जैन धर्म अपना लेते ना, जैसे आपने देखा था अशोक लास्ट में बुद्ध धर्म अपना लेते हैं, तो चंद्रगुप्त कौन सा धर्म अपना लेते हैं? जैन धर्म अपना लेते हैं अंतिम समय में। इन्हीं के समय मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज इन्हीं के समय भारत आया था भाई। मेगास्थनीज जिसकी इंडिका पुस्तक है ना, मेगास्थनीज, तो क्वेश्चन आता है मेगास्थनीज किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त के समय आया था। इनकी एक फेमस पुस्तक है जो एग्जाम में अक्सर आती रहती है। इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की हो जाएगी, जिसमें भारतवर्ष का वर्णन करता है वो। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का समय भारत में आए विद्वान अबूरुनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो महमूद गजनबी, अगर आपने पढ़ा होगा, महमूद गजनबी ने भारत में कितनी बार आक्रमण करा? 17 बार आक्रमण करता है। ठीक है, मैंने अपने शायद सेकंड या फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि भारत में इसने कितनी बार आक्रमण करा। रिकॉल करा रहा हूं, याद करिएगा। 17 बार आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर में भी करता है आक्रमण। ठीक है, 1025 में कहां पर आक्रमण करता है? सोमनाथ मंदिर गुजरात पर करता है। वहां से ये धन, खूब सारा धन वगैरह लूट कर जा रहा होता है। कौन? महमूद गजनबी धन लूट के जा रहा होता है सोमनाथ मंदिर। कहते हैं ऐसा है कि अगर ये जो लुटेरे थे इन्होंने भारत को नहीं लूटा होता तो आज भारत भी है सोने की चिड़िया होता। तो जो गुजरात का जो मंदिर था, ठीक है, कौन सा मंदिर जहां पर ये लूटपाट करते हैं? सोमनाथ मंदिर में 1025 में महमूद गजनबी। तो ये भारत जब आक्रमण कर रहे होते हैं, दीवान विद्वान अल-बुरूनी ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करी थी। तो ये ग्रंथ कौन सा था आपको बताना था? किताबे उल हिंद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किताबे उल हिंद की रचना की गई थी इनके द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत युद्ध, भाई जिसने भी भारत पर राज करना था उसको पता था कि पानीपत का युद्ध जीतना जरूरी है। तो पानीपत की अगर मैं बात करूं फेमस युद्ध कितने हुए? 3 फेमस पानीपत के युद्ध हुए। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। किस किस के बीच हुआ था अगर पूछेगा तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये होता है। किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी प्लस बाबर, ठीक है, बाबर के बीच। तभी तो बाबर अपनी सत्ता स्थापित करता है। सर्वप्रथम बाबर क्या करता है? पानीपत के युद्ध में ही तो करता है। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, पान खाया चाँद के घर। ठीक है, पान खाया चाँद के घर, ये क्या थी? आपने देखा होगा ना, पानीपत का युद्ध, खानवर का युद्ध, चंदीवर का युद्ध और आपका ये चारों युद्ध का क्रम था, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का। ठीक है, तो ये युद्धों का क्रम था भाई, पान खाया चाँद के घर। तो सबसे पहले ये क्या करता है? पानीपत का युद्ध में भाग लेता है। यहाँ पर ये जीता है, इब्राहिम लोदी को ये पराजित कर देता है 1526 में। इसके बाद क्या होता है? अलग, जो इससे बाबर से अलग है, ये अलग है क्वेश्चन, इस चीज को नोट करना है। तो अकबर की यहां पर जीत हो जाती है। सेकंड आपको दिखना है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। इसमें अकबर विजय होता है। ठीक है, अकबर विजय होता है। इसके अलावा जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, महत्वपूर्ण और अंतिम युद्ध होता है ये कब होता है? 14 जनवरी 1761। ठीक है, 14 जनवरी 1761। तो डेट भी पूछ सकता है, ये कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठे पराजित हो गए थे। ठीक है, मराठों को पराजित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम से अंकित हैं। तो हुमायूं के द्वारा भाई 4 युद्ध, अगर बात करें हुमायूं की, ठीक है, तो आपको पता है हुमायूं के द्वारा अनेकों युद्ध लड़े गए थे। अब यहां पर आपको बताना है कि सबसे पहला कौन सा युद्ध लड़ा गया था क्रम के हिसाब से। अगर हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, पहले ऑप्शन से ही जाते हैं। पहले ऑप्शन में द्वारा का युद्ध है, चौसा, सरहिंद, कन्नौज। अगर मैं आपको क्रम के हिसाब से बताऊं तो देवर का युद्ध, सबसे पहले देवरा का युद्ध आता है इनका 1532 में। ठीक है, देवरा का युद्ध 1532 में ये लड़ते हैं, 1532 में देवरा। ठीक है, देवरा होगा यहाँ पर। देवरा का युद्ध कब लड़ते हैं? 1532 में। इसके बाद चौसा का युद्ध आता है 1539 में। ठीक है, चौसा का युद्ध आता है 1539 में। फिर आता है सरहिंद का युद्ध। ठीक है, सरहिंद का युद्ध कब लड़ते हैं? ये 1555 में। ठीक है, 1555
1555 में सरिंद का युद्ध लड़ते हैं, और कन्नौज का युद्ध आता है। फिर कन्नौज का युद्ध कब लड़ते हैं? 1540 में लड़ते हैं। तो क्रम क्या होना चाहिए? पहला दो तो सही है, तीसरे नंबर पर कन्नौज आना चाहिए, तो तीसरे नंबर पर कन्नौज, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो रहा है भाई। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो देवरा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, 1555 में सरिंद का युद्ध और कन्नौज का युद्ध 1540 में। इसके अलावा खानवा का युद्ध भी ये लड़ते हैं। ठीक है, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध ये कब लड़ते हैं भाई? हुमायूं आपको बताया है, ये लड़ते हैं आपका 17 मार्च 1527 को। ठीक है, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ते हैं हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 84, यह कौन सी कंप्यूटर की नई भाषा है जिससे वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन और गेम्स खेलता है? तो एनिमेशन और गेम्स खेलता है, कौन सी भाषा हो जाएगी भाई? जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है? जावा लैंग्वेज, आपने सुना भी है। ठीक है, तो इन्हीं के थ्रू आपने देखा है कि एनिमेशन और गेम्स खेलते हैं, जावा के थ्रू खेलते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा कौन सी है? जावा हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेबसाइट और कॉलर किसके उदाहरण होते हैं? तो वेबसाइट और कॉलर किसके उदाहरण होते हैं भाई? वेबसाइट और कॉलर किसके उदाहरण है भाई? ये आपने देखा होगा सर्च इंजन के। अगर मैं पूछूं सर्च इंजन के, ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है? अगर मैंने बोला, आपको मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, ये आपका एक डैशबोर्ड है, यहाँ पर गूगल है। ठीक है, गूगल है भाई, आप बोलते नहीं ओके गूगल, आजकल तो सब जवान से होता है ओके गूगल, कि एक हफ्ते में वीडियो कैसे बने, या 3 दिन में पटवारी कैसे निकाले, या बंदरों का कैसे निकाले, गूगल से पूछोगे। तो गूगल क्या है आपका? गूगल है सर्च इंजन। ठीक है, गूगल क्या है? सर्च इंजन है, इस पर हम सर्च करते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं से पूछूं आपसे क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है? फिर गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर है, तो दोनों में अंतर है। वेब ब्राउजर क्या है? गूगल तो एक सर्च इंजन है जिस पर आप लोग सर्च करते हो। ठीक है, इंजन है, इसी में आपको गूगल क्रोम होगा, या फिर ओपेरा आपने सुना होगा। ओपेरा क्या होता है आपका? वेब ब्राउजर होता है। या फिर आपने सफारी सुना होगा। ठीक है, सफारी गाड़ी नहीं, वेब ब्राउजर। ये क्या होता है? अलग अलग ब्राउजर होते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर होते हैं। लेकिन गूगल के अलावा सर्च इंजन कौन सा होता है? याहू। ठीक है, याहू क्या है भाई? याहू भी सर्च इंजन है। इसके अलावा बिंग भी आपने सुना होगा, बिंग, ये भी सर्च इंजन है। इसके अलावा ask.com, ठीक है, ask.com, ये भी क्या है? आपके सर्च इंजन है। तो बहुत फेमस बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं भाई। गूगल है, याहू है, बिंग है, ask.com है, पूछे जाते हैं। और एक बाइडू भी आता है। ठीक है, बाइडू। ठीक है, बाइडू भी आपका सर्च इंजन है भाई। ये सारे सर्च इंजन होते हैं जहां पर आप चीजों को सर्च कर सकते हैं। बोलते नहीं गूगल कर ले, कभी आपने बोला ओपेरा कर ले या गूगल क्रोम कर ले। गूगल क्रोम क्या है? सर्च इंजन है। तो इससे समझ लेना, हम बोलते नहीं इसको गूगल कर, तो गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, ask.com सर्च इंजन है, और बाइडू भी सर्च इंजन है। लेकिन गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी या फिर यूसी ब्राउजर पहले से आता था एक, ये क्या होते हैं? आपके सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी सर्च इंजन है भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, ये भी सर्च इंजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। FTP का मतलब है, तो FTP परसों ही बताया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, FTPP। ठीक है, FTP क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आता है आपके पास DNS, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, DNS, ये क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम, DNS। ठीक है, और एक आता है आपका PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रिपल P। ठीक है, ट्रिपल P, ये क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। कौन सा प्रयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम का वायरस हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है? भाई हम बोलते हैं यार कंप्यूटर में बहुत ज्यादा वायरस आ गया है, या फोन में आ गया है, हैंग कर रहा है, तो क्या बोलते हो आप क्या बोलते हो? यार एंटीवायरस डाल ले। तो जो कंप्यूटर में, सिस्टम में कंप्यूटर को वायरस हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है, उसे कहा जाता है एंटीवायरस। अब ये तो इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, साथ ही साथ एंटीवायरस पता लग गया। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आ जाए, आजकल आपके कनिष्ठा के एग्जाम में आ रहा है भाई, 5 एंटीवायरस का नाम लिखो आ गया, या फिर आपसे पूछा निम्नलिखित में से एंटीवायरस नहीं है, तो क्या करोगे? अवास्ट। ठीक है, AVAST, ये क्या होता है? एंटीवायरस है। सबसे पहले लिखना है, 5 एंटीवायरस के नाम लिखा रहा हूं, अवास्ट आपका एंटीवायरस हो गया। इसके अलावा MCAF, ठीक है, MCAFE। ठीक है, ये आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा अक्सर कंप्यूटर में यही रहता है, MCAFE। ये भी नॉर्टन 360, ये क्या है? नॉर्टन। ठीक है,
नॉर्टन 360, ये क्या है, एंटीवायरस, ठीक है, ये एंटीवायरसों के नाम है, बाजार में मिलते हैं एंटीवायरस। नॉर्टन हो गया, एमकेएफ हो गया, अवास्ट हो गया, या फिर कैस्परस्काई, ठीक है, कैस्पस KASP करके एक सॉफ्टवेयर होता है, ये भी आपका एंटीवायरस के रूप में आता है, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, कंप्यूटर में यूज करा होगा, आपने नहीं चलाया है तो आप इन चीजों को पढ़ लीजिएगा, एंटीवायरसों के नाम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे, यूरोप संघ का मुख्यालय कहां है? यूरोप संघ अगर बात करें, बहुत चर्चाओं में रह रहा है आजकल यूरोपियन यूनियन। क्यों रह रहा है भाई? यूरोपियन यूनियन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, यूरोपियन यूनियन ने इस पर लगा लिया। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपीय देशों का एक संघ है भाई, इनका संघ है, इसी में क्या है, यूरो मुद्रा चलती है, इसी में अलग अलग देश है, ठीक है, यूरोप की सारी कंट्रियां हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन है, सबसे पहले ना इसकी स्थापना ही कंट्रोवर्शियल है। अगर आपने लूसेंट खोली होगी तो आपको कहीं कहीं पर 1958 में मिल जाएगा भाई, ठीक है, 1958 में मिल जाएगा। लेकिन जो मैं देख रहा था दृष्टि की बुक में, अब दृष्टि ऑथेंटिक है, होने को आयोग की मर्जी है भाई, दृष्टि भी उससे ऊपर है, आयोग से ऊपर दृष्टि है, क्योंकि आपको पता है उसका आंसर जो है अंतिम होगा। जैसे कि RTI वाले क्वेश्चन को, ठीक है, सूचना के अधिकार को उसने क्या माना? सूचना के अधिकार को उसने मौलिक अधिकार माना भाई। अब पता नहीं कौन अधिकार, मौलिक अधिकार लिख गया उसे, ठीक है, हमने तो विधिक अधिकार ही पढ़ा था और वही मार कर आए थे, सब वही गलत हुआ। तो ये चीजें देखने वाली चीजें हैं। जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी स्थापना, अब आप लिख भी सकते हैं नहीं भी, यूरोपियन यूनियन की अगर स्थापना आ जाए कभी 1 नवंबर 1993, ठीक है, 1 नवंबर 1993, इस चीज को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूं, कंट्रोवर्शियल है, मैं तो इसी के साथ जाऊंगा और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, बट आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसके साथ जा सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्शियल है, कभी क्वेश्चन आ जाए, आजकल चर्चाओं में है, आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है यूरोपियन यूनियन की। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन ने 2020 में क्या करा था भाई? 2020 में इसने क्या करा था? यूके को बाहर कर दिया था। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को इसने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकाल दिया था, ठीक है, बाहर, ठीक है। यूरोपियन यूनियन को 2020 में क्या करा? यूनाइटेड किंगडम ने बाहर निकाल दिया, यूरोपियन यूनियन ने यूनाइटेड किंगडम को। इसके अलावा आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। भारतीय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है ये आपको बताना था, जेम्स विल्किंसन, ठीक है, विल्सन, जेम्स विल्सन जो हो जाएंगे भारतीय बजट के संस्थापक हो जाएंगे। इसके अलावा कल बताया था एनुअल फाइनेंशियल बजट, ठीक है, आपका एनुअल फाइनेंशियल बजट ये बताया था, ये आप देख लेना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ की लंबी है? दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहा जाता है, सबसे लंबी नदी हो जाएगा। साथ ही साथ 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी कुल लंबाई आएगी कितनी है तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। किसकी? ये आपकी गोदावरी की हो जाएगी। इसके अलावा गंगा की लंबाई पूछेगा तो गंगा की लंबाई जो है कुल लंबाई 25 कल आपको बताया था देवप्रयाग से, ठीक है, देवप्रयाग से। अब उत्तराखंड वाले हैं, पढ़ना जरूरी है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक कितनी लंबाई है भाई इसकी? 96 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तराखंड में कितनी लंबाई है? 96 किलोमीटर। लेकिन पूरे भारत में इसकी लंबाई कितनी है भाई? 25 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा कावेरी नदी, तो कावेरी नदी की 805 है। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके अलावा कृष्णा नदी की हाइट कितनी है? तो 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई हो जाएगी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। तो आपका जो अब अगला सॉल्यूशन है रीजनिंग का है, इसे आकर आनंद सर कराएंगे, क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। तो आनंद सर आकर रीजनिंग का सॉल्यूशन करा देंगे।